बौद्ध धर्म में कहा जाता है कि हमारा कोई स्थायी स्व या आत्मा नहीं होती। तो फिर सवाल ये उठता है कि पिछले जन्मों की जो यादें होती हैं वो आखिर रहती कहाँ हैं। चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये है वो बड़ा सवाल, है ना, कि अगर कोई स्थायी सेल्फ नहीं है जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक जाता हो, तो फिर ये यादें कैसे साथ चलती हैं? मतलब अगर कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो यादें एक जन्म से दूसरे जन्म तक जाती कैसे हैं? इसी गुत्थी को आज सुलझाना है। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि बौद्ध दर्शन के हिसाब से एक इंसान या कोई भी जीवित प्राणी बनता कैसे है। और इसके मुताबिक हम सब दो हिस्सों का एक मेल हैं। एक है मन और दूसरा है पदार्थ। इस कॉम्बिनेशन को नाम रूप कहा जाता है। अब ये क्या है? देखिए, नाम मतलब वो सब कुछ जो नॉन फिजिकल है, जो मानसिक है, जैसे हमारी चेतना, हमारी फीलिंग्स, हमारे विचार। और रूप है हमारा फिजिकल शरीर, हमारा मैटर। तो बस ये नाम और रूप मिलकर ही एक जीवित प्राणी को पूरा करते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा। बुद्ध फिलॉसफी में ना मन या चेतना को हमारे फिजिकल ब्रेन से अलग माना जाता है। मतलब मन कोई चीज़ नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक नॉन फिजिकल प्रोसेस, एक नदी की धारा की तरह। वहीं दूसरी तरफ हमारा शरीर और हमारा दिमाग, ये सब फिजिकल मैटर हैं, यानी रूप। तो अब सवाल फिर वहीं आ जाता है, अगर मन फिजिकल नहीं है और यादें हमारे दिमाग में किसी कंप्यूटर फाइल की तरह सेव नहीं होती, तो फिर ये एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी तक का सफर करती कैसे हैं? खैर, इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत बौद्ध कॉन्सेप्ट में छुपा है। और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं संखार, या जिसे हम संस्कार भी कह सकते हैं। अब देखिए, संस्कार का मतलब कोई स्टोर्ड डेटा नहीं है, बल्कि ये एक छाप है, एक इम्प्रिंट जो चेतना पर पड़ जाता है और आने वाले हर पल को प्रभावित करता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे गीली मिट्टी पर कोई निशान बन जाए तो मिट्टी के सूखने के बाद भी वो निशान तो रह ही जाता है ना। इसे समझने के लिए एक और बढ़िया एनालॉजी है। सोचिए, दूध से दही बनता है। अब दही दूध तो नहीं है ना, वो एक बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन वो दूध के बिना बन भी नहीं सकता था। और वो दूध के सार को, उसकी प्रॉपर्टीज को एक बदले हुए रूप में आगे लेके जाता है। बस यही रिश्ता है। या फिर एक और उदाहरण लेते हैं, पेड़ के तने में जो छल्ले होते हैं, ट्री रिंग्स। हर नया छल्ला पेड़ की जिंदगी का एक नया दौर है, एक नया साल। लेकिन वो अपने अंदर पिछले सभी सालों के मौसम का, सूखे का, बारिश का, सबका इतिहास सहेज कर रखता है। हमारी चेतना भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। हर एक पल अगले पल पर अपनी एक छाप छोड़ता चला जाता है। तो अब बात साफ हो रही है, ये जो छापें हैं, ये संस्कार, ये सिर्फ एक पल से दूसरे पल तक ही नहीं, बल्कि एक जीवन से दूसरे जीवन तक का सफर तय करते हैं। और यही वो शक्ति थी, यही वो तरीका था जिससे बुद्ध अपने अनगिनत पिछले जन्मों को याद कर पाते थे। उन्होंने ये साफ किया था कि ये कोई मेमोरी बैंक जैसा नहीं है जहां सब कुछ स्टोर हो, बल्कि ये एक चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है। और गहरी मेडिटेशन के जरिए वो इन छापों की चेन को पकड़कर समय में पीछे की तरफ ट्रेस कर सकते थे, एक एक कड़ी जोड़ते हुए। और इस पूरी बात को और अच्छे से समझाने के लिए बुद्ध ने अपनी ही एक याद सुनाई, एक जातक कथा, जो उस समय की है जब वो खुद एक बहुत ही बुद्धिमान मृग के रूप में जन्मे थे। बहुत बहुत समय पहले की बात है। जो प्राणी आगे चलकर बुद्ध बना, वो एक जंगल में एक बहुत ही समझदार और सतर्क मृग के रूप में रहता था। उसी जंगल में एक शिकारी भी था जो अपने चालाक तरीकों के लिए जाना जाता था। अब शिकारी की चाल ये थी कि वो देखता था कि किस पेड़ के नीचे किसी जानवर के ताजे पैरों के निशान हैं। फिर वो उसी पेड़ पर ऊपर चढ़ जाता, एक मचान बनाता और भाला लेकर छिप जाता। उसे पता था कि जानवर फल खाने के लिए वापस जरूर आएगा। लेकिन वो मृग, जो बोधिसत्व थे, वो असाधारण रूप से बुद्धिमान थे। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने सोचा, एक भी असावधानी भरी हरकत और मेरी जान जा सकती है। मुझे जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और वो कुछ दूर ही रुक गए और बहुत ध्यान से पेड़ को देखने लगे। मृग को ऐसे हिचकिचाते हुए देखकर ऊपर छिपा हुआ शिकारी बेसब्र हो गया और इसी बेचैनी में उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने सोचा कि मृग को पास बुलाने के लिए कुछ फल उसकी तरफ फेंकता हूं। बस बुद्धिमान मृग फौरन सब कुछ समझ गया। उसने सोचा, अरे पेड़ फल नीचे गिराते हैं, फेंकते नहीं हैं। पर उसने सीधे शिकारी को नहीं टोका, उसने बड़ी चतुराई से पेड़ से ही बात की। उसने कहा,
हे प्रिय पेड़, तुम तो पहले फल सीधे नीचे गिराते थे। लगता है आज तुम्हारा स्वभाव बदल गया है। जब तुम बदल गए हो तो अब मुझे भी बदलना होगा और कहीं और भोजन ढूंढना होगा। क्या कमाल का तरीका था ये बताने का कि मैंने तुम्हें देख लिया है। अपनी पूरी चाल को नाकाम होते देख शिकारी गुस्से से भर गया। उसने अपना भाला पूरी ताकत से फेंका, लेकिन वो चूक गया। वो बुद्धिमान मृग तो बचकर निकल गया, लेकिन जाते जाते उसने शिकारी से कहा कि तुम भले ही भाले के निशाने से चूक गए, लेकिन अपने कर्मों के फल से नहीं चूक पाओगे। और अब आता है इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। जब बुद्ध ने ये कहानी सुनाई तो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि वो शिकारी कोई और नहीं बल्कि उनका चचेरा भाई देवदत्त था, जिसने उन्हें इस जीवन में भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। और वो बुद्धिमान मृग वो स्वयं बुद्ध थे। तो ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, ये एक असल स्मृति थी, उनके अस्तित्व पर पड़ी एक गहरी छाप, एक संस्कार जिसे उन्होंने याद किया था। तो सवाल ये है कि इतनी पुरानी बातों को याद करने की ये अद्भुत शक्ति ये काम कैसे करती है। जैसा कि हमने पहले भी कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये एक पूरी तरह से सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसके 3 मुख्य स्टेप्स हैं। सबसे पहले गहरी मेडिटेशन से मन को पूरी तरह शांत और क्लियर किया जाता है। जब मन उस स्थिति में पहुंच जाता है तब एक खास तरह का ज्ञान, जिसे अभिज्ञा कहते हैं, वो विकसित होता है। और फिर इसी ज्ञान की मदद से उन संस्कारों या छापों की पूरी चेन को पीछे की ओर देखा जा सकता है, एक एक कड़ी को जोड़ते हुए एक जन्म से दूसरे जन्म तक। और देखिए, यही वो फंडामेंटल फर्क है चेतना यानी चित्त और एक स्थायी आत्मा यानी आत्मन के कॉन्सेप्ट में। आत्मा को अक्सर एक स्थायी, न बदलने वाली चीज की तरह देखा जाता है, लेकिन बौद्ध दर्शन में चेतना एक नदी की धारा की तरह है, जो हर पल बदल रही है, बह रही है। ये कोई एक स्टैटिक चीज नहीं, बल्कि एक डायनामिक प्रोसेस है। तो इस सब का सार क्या निकला? यही कि स्मृति या मेमोरी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कहीं स्टोर किया जाता है। ये दरअसल एक कंडीशनिंग है। हमारा हर पल हमारे अगले पल के लिए एक जमीन तैयार करता है, उस पर एक छाप छोड़ता है, और ये एक अटूट कंटिन्यूअस चेन है जो चलती ही रहती है। और ये सोच हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारा हर काम, हर विचार भविष्य को शेप करने वाली एक छाप है, एक संस्कार है, तो फिर इस पल में अभी हम कौन सी छाप बना रहे हैं?